सॉलिड चैप्टर 9 देखो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का एक तरह से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है ना, जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, तो इस चैप्टर का यूज वहां बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि अगर कोई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई, जैसे मेट्रो आजकल काम चल रहा है, आप देखते होंगे मेट्रो में, तो मेट्रो में जो पिलर्स बनाए जाते हैं, तो पिलर्स एक अलग डिजाइन के बनाए जाते हैं। देखा नहीं है कि एक अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते हैं, कि आई शेप का पिलर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। या आपने देखे होंगे जो फ्लाईओवर्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं, तो ब्रिजेस के बीच में जो है, वहां पे आप देखना कि आयरन का गर्डर पड़ा होता है, जिसमें ठक 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 आवाज आती है। जब गाड़ी पे चलो ना, ठक, थोड़ी देर ठक ठक आवाज आती है ना, तो बीच में गर्डर्स होते हैं। तो गर्डर्स क्यों रखे जाते हैं और टाइम टू टाइम उनको चेक क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है। तो ये चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हम बात करेंगे यहाँ पर इलास्टिसिटी की, बात करेंगे यहाँ पर प्लास्टिसिटी की। ठीक है ना, इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी, व्हाट इज द प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं। ठीक है ना, मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम पुल करते हैं, पुल करने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो देन स्प्रिंग रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इट हैज टेंडेंसी कि उसका स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। बट समवेयर आप कहीं कुछ ऐसी भी बॉडीज होंगी जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करती, जैसे रबर 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 कह रहा हूँ, वो क्ले को अगर आप ले लो, क्ले को अगर आप कंप्रेस कर दो तो कंप्रेस्ड ही रह जाती है, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो बॉडीज हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं। तो ये किस तरह से हमें हमें यहाँ पे उनमें चेंजेस पढ़ने हैं। ठीक है, उनमें चेंजेस देखने हैं, चेंजेस किस तरह से होंगे, क्या लेंथ वाइज चेंजेस होगा, या वॉल्यूम वाइज चेंज होगा, या एरिया वाइज चेंज होगा, कैसा चेंजेस होंगे, हम ये सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके देखोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे सबसे पहले जो है आपका हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि देखो, जो इलास्टिसिटी की जो बात करते हैं, तो जैसे लिखने में क्या होता है। ठीक है, तो लिखिएगा जरा सा, लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी, लिखिए इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये यहाँ से आपका थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट होगा। टर्म 2 है तो थ्योरी भी आएगी और एमसीक्यूज भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, जैसे देखो क्या होता है कि अगर सपोज करो कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक क्यूब है, जैसे ये है, मैंने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, ऐसे करके एक क्यूब ले लिया, ये एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे करके। ये अब क्या किया हमने कि इसके बेस को फिक्स रखा, मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये ए बी सी डी, अगर मैं इसको फिक्स रखूं, ए बी सी डी पार्ट को, और ई एफ जी एच वाले पार्ट को हम इसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक फोर्स लगाएं ऐसे, तो आप देखेंगे, जैसे आप एक मोटी बुक रख लीजिए, आपके पास एक कोई मोटी बुक हो, उसका जो बेस है उसको फिक्स कर दीजिए और उसके टॉप लेयर पर आप फोर्स लगाओ, तो बुक क्या होती है, स्लाइटली डिस्प्लेस होती है कि नहीं होती है। देखिए, अगर एक थिक बुक है ना, होती है कि नहीं होती है, हैं? क्यों भाई? यस सर, यस सर। तो बुक जो है स्लाइटली डिस्प्लेस होती है, तो स्लाइटली जो डिस्प्लेस होती है तो कुछ इस तरह से चली जाएगी ऐसे, ये बेस फिक्स है, ये ऐसे चली जाएगी थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो इतना जो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ गए डायग्राम, कुछ समझ में आया है? सर दोबारा बुक का एग्जांपल देखिए। पहले बुक को रखो और बुक के टॉप लेयर पे फोर्स लगाओ। कोई बुक अपने पास रखो, थिक बुक रखो, कोई मोटी सी प्रदीप कोई हो, कोई मोटी बुक हो, उसको रखो, उसका बेस फिक्स करो और टॉप लेयर पे आप फोर्स लगाओ, टेंजेंशियल फोर्स लगाओ। देखो आगे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है,
नीचे का बेस फिक्स्ड है, आगे की तरफ जा रही नहीं ऊपर से आगे जा रही है ना, इस तरह से डिस्प्लेस हो रही ना, तो ये डिस्प्लेस होती है इस तरह से। लेकिन अब आप उसका फोर्स को हटा दो जरा सा, तो आप देख रहे हो कि वापस अपनी जगह पर आ जा रही है, बट धीरे धीरे आ रही है या झटके से आती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है ना, और इसीलिए ये मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो हम ये फोर्स लगाते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म्ड हो रही है, अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे क्या हो रही है, बताइए, डिफॉर्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सर ये इलास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी होता है? अगर देखो, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इफ इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, एंड इफ इट डज नॉट रिगेन इट ओरिजिनल पोजीशन देन इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। सर समझ गया सर। What is called plastic and phenomena is called plasticity, ऐसे इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक ये होता है, ठीक है। तो सर क्ले को हम प्लास्टिक बुलाएंगे? एक, हाँ, क्ले प्लास्टिक में चला जाएगा, क्ले आपका प्लास्टिक में आ जाएगा। इलास्टिसिटी डिफॉर्मिंग फोर्स है? नहीं, इलास्टिसिटी डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। एक तरह से ये तो अप्लाई कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि बॉडी इलास्टिक है कि प्लास्टिक है। ओके सर। लगाने से तो बॉडी अपनी जगह से हिलेगी ना, ठीक है। अब उसकी टेंडेंसी अगर है वापस आने की, उस मटेरियल की टेंडेंसी है, तो डिपेंड करेगा कि वो इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, ये ध्यान रखो। हाँ चलो देखो आगे, तो लिखिएगा इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, द लिखे द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी, द प्रॉपर्टी, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये पूरा, अब जो है चैप्टर्स मैक्सिमम थ्योरेटिकल्स हैं, ठीक है, और डेरिवेशंस हैं, ठीक है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू, the property of a material body by virtue ठीक है, the property of a material body by virtue of which it regain its original configuration, लिखेगा its, लिखे it regain its original configuration, सर by virtue of which it regain its original configuration, ठीक है ना। लिखे, when the external deforming force is removed, original configuration, when the external deforming force is removed, when the external deforming force is, सर ये दूसरी डेफिनेशन है, फिर इसके बाद ही लिखना है? कंटिन्यूएशन में चलो, कंटिन्यूएशन है, पूरा कंटिन्यूएशन है, कहीं कुछ नहीं अभी करना। when the external deforming force is removed is called elasticity, अगर रीगेन करती है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, यस सर, है ना। when the original deforming external deforming force is removed is called elasticity, ठीक है। and लिखे, and when the body does not regain, when the body does not regain its original configuration, when the body does not regain its original configuration is called plastic body, is called plastic body, ठीक है, is called plastic body, and this phenomena is called plasticity, ठीक है, plasticity। सर एक मिनट दोबारा से बताना, when the body does not regain its original configuration, ठीक है ना, लिखेगा such type of body is called plastic body, and this phenomena is called, plasticity,
ठीक है, ठीक है बेटा। Yes sir, thank you. आगे लिखो। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स? लिखिएगा, देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स एन एक्सटर्नल सर फोर्स। एक मिनट। हाँ लिखो लिखो। लिखिएगा, एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन है एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी which changes its size, which changes its size or shape. An external force applied to a body which changes its size or shape ठीक है, लिखा शेप और साइज। Yes sir. सर उसके बाद शेप और साइज और बोथ इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, और बोथ इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब क्या रीजन है इलास्टिसिटी का? रीजन क्या होता है? क्या कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी है? ठीक है, कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी क्या होती है? जनरली देखो कोई भी चीज है, अब तुम थोड़ा देर के लिए एक ऐसे समझ लो कि एक कंटेनर में तुम खूब सारी बॉल्स रख लो। कौन सी? जो ये नहीं आती हैं, क्या नाम है, स्माइली बॉल्स आती हैं, है ना? तुम एक कंटेनर में स्माइली बॉल्स रखो। अब स्माइली बॉल्स को तुमने जब रखा, अच्छे से बिल्कुल पैक करके रख दिया, ठीक है, अब बिल्कुल एक एक पैक, मतलब तुमने कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ा, बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड है। अब आप उसमें अगर एक फोर्स लगाओगे तो क्या वो स्माइली बॉल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होंगी? होंगी ना, कंप्रेस हो जाती हैं आराम से। Yes यस sir. सर। तो जनरली क्या होता है कि जो कहते हैं ना, किसी जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, जनरली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, that they are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the forces due to the neighboring molecules. सीधी सी बात है भाई, इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। वैसे ही मैंने ये स्माइली बॉल्स रख दिए, मान लिया स्माइल, ठीक है, तो उसको फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो जिस समय आपने मान लो कंटेनर में बॉल्स रख रखी हैं और बिल्कुल आराम से रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी आप जो है एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जो एक तरह से जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे आर मिनिमम, वो बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्पेस को लेकर के आराम से बैठे हुए हैं। बट जैसे ही हम कहते हैं ना कि ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द बॉडी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कम्स क्लोजर, और जैसे ही पास पास आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना कि फिर जो है वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे क्या हो जाएंगे बेटा, ये डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे। तो जब डिस्प्लेस्ड होंगे तो सीधी सी बात है, फिर वो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे। रीस्टोरिंग समझते हो? रीस्टोरिंग फोर्स होता है कि अगर सपोज करो आप किसी जगह पे कंफर्ट जोन में हो और कोई आपको उस कंफर्ट जोन से हटाना चाहे, तो आप क्या करोगे? उसको अपोज करोगे ना, नहीं है? अब आप जो है आराम से बैठे हुए हो, यस सर। से हट जाओ तो तुम कहोगे मैं तो नहीं हट रहा, तो वो क्या है, ये टेंडेंसी रीस्टोरिंग की टेंडेंसी होती है, मैं तो नहीं हट रहा, ठीक है ना, दिस इज द रीस्टोरिंग टेंडेंसी। तो सेम एज यहाँ पर भी होगा, जब स्माइली बॉल जब कंप्रेस्ड होगी तो पहली कंप्रेस्ड हुई तो दूसरी भी कंप्रेस्ड होगी, दूसरी का, तो आप सब अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होंगे, हटेंगे, तो सब अपोज करेंगे, क्योंकि सबको कंफर्ट जोन चाहिए, तो सब अपोज करेंगे उस फोर्स का। किसका? जो क्या कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। तो जब डिफॉर्मिंग, तो यानी कि इंटरनली एक कहते हैं ना कि इंटरनल एक फोर्स जनरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो उसकी जो पोजीशन है उसमें जो चेंजेस हैं उसको हमेशा वो अपोज करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक क्या कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता रहेगा। अब सपोज करो कोई आके तुम्हारे पास खड़ा हो जाए और चिल्लाते रहे कि तुम्हें हटना पड़ेगा, तो तुम भी अपोज करते रहोगे, अब जैसे ही चला जाएगा तो अपना नॉर्मल हो जाओगे,
तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं सारे के सारे अपने इक्विलिब्रियम। अब लेकिन यही क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी के सभी जो मटेरियल होते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं? सर हाँ सर, लेकिन अगर जो जैसे आप बॉल्स वाला बता रहे हैं, अगर उस पर भी ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो वो तो बिल्कुल ही कंप्रेस्ड हो जाएंगी, कहाँ वापस भी नहीं आएंगी। कंप्रेस होती है? स्माइली बॉल्स मैंने नहीं देखा कि कंप्रेस होती हैं। खूब कर लो, खुद दबा लो वापस। सर आप कौन सी स्माइली बॉल्स की बात कर रहे हो? हैं स्माइली येलो बॉल्स आती हैं, येलो बॉल्स, कौन वाली? स्माइली येलो बॉल्स जो आती हैं सर जो एंगर Spoils. कंट्रोल के लिए होती है, हैं? जो एंगर कंट्रोल के लिए होती है वही ना? हाँ वही वाली वो तो वापस आ जाती सर है, वो तो पूरी दब जाती हैं। पूरी दब जाती है, फिर छोड़ तो वापस भी तो आ जाती है। सर लेकिन अगर ज्यादा वेट लगाएंगे तो वो वैसी हो जाएंगी ना, वैसी रह जाएंगी। तो देखो टूटना अलग चीज, वो टूट के अलग हो जाए अलग बात। अपनी जो कहते हैं ना अपनी जो रिस्टोरिंग टेंडेंसी है उसको तो वो वापस करते हैं ना पूरा। ऐसा थोड़ी कि तुम दबाते रहे बॉल पता चला छोटी हो गई। देखा है कभी? मैं तो नहीं देखा। सर आप तो कह रहे थे कि एक कंटेनर के अंदर रखा है बहुत सारी बॉल्स को, तो आपने स्टैक करके रखा है उनको? हाँ एक साथ, बिल्कुल, मतलब एक साथ एक एक अच्छा, अरेंज किया हुआ है ना अच्छे से, ठीक है ना? सर। हाँ तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई मटेरियल ऐसा भी होगा जो, अगर सपोज करो क्ले रख देते हैं तो क्या होता? क्ले दब जाता एक ही तरफ, फिर वापस आता ही नहीं, कभी जीवन में पलट के नहीं आता। यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं कर पाते जो उसको वापस लेकर के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो दिस इज द कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, राइट? क्या होता है? ये होता है कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी। समझे बात को? समझे? ठीक है हार्दिक? हाँ जी सर। ठीक है ना, इसको कहते हैं कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, ये होती है। तो अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका होता है स्ट्रेस। लिखो बेटा STRESS, ठीक है, STRESS। तो ये सारा चीज आपने लिख लिया है। अब हम आते हैं, लिखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर की तरह ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना? किसकी तरह डिफाइन किया जाता है? प्रेशर की। इसको सिग्मा इसका सिंबल होता है, ठीक है। स्ट्रेस को प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन वो वहां पे प्रेशर में जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर कभी भी कहीं, अब जैसे इसमें देखो, इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेस कहीं से भी लगाया जा सकता है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे अगर फोर्स लगाओगे तो वो स्ट्रेस डील होगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा तो इस फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो प्रेशर डील करेगा। तो स्ट्रेस के लिए फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लगाया जा सकता है। बहुत ध्यान से लाइन सुनना, ये स्ट्रेस के लिए फोर्स जो है वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्रेशर के लिए फोर्स शुड बी नॉर्मल टू दी सरफेस, राइट? ठीक है, फोर्स कहाँ होना चाहिए बेटा? नॉर्मल। समझ में नहीं आया। स्ट्रेस के लिए आप जैसे ये मान लो कंटेनर है, अब प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर क्या होता है? उसके लिए फोर्स कैसा होता है? तुम अगर अपने जूते के ऊपर खड़े हो जाओ तो प्रेशर कैसा लगता है? फोर्स कैसा लगता है उस समय? नॉर्मल लगता है ना? यस सर। फील करते हो ना? है? लेकिन अगर मान लो यस सर। अगर ऐसे खड़े हो गए, ऐसे टेढ़े थोड़ा सा, तो इस फोर्स के लिए फिर प्रेशर नहीं है। इसका जो कंपोनेंट आएगा, जो भी आएगा, मान लो थीटा ले लें तो इसका कंपोनेंट F cos थीटा हो गया, तो इसका जो F cos थीटा होगा वो फिर ये प्रेशर फील करेगा और ये स्ट्रेस फील कराएगा। तो ये प्रेशर नहीं करेगा, ओनली F प्रेशर नहीं करेगा, इसका कंपोनेंट प्रेशर फील करेगा। समझे बात को? समझे? तो सर F थीटा प्रेशर फील कराएगा, थीटा F cos थीटा। अच्छा ठीक है, प्रेशर के बारे में भी बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब हम स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस लिखिएगा बेटा, when deforming force is applied on the body, लिखिएगा when the deforming force applied on the body, just write down, when the deforming force is applied on the body, then the equal restoring force in opposite direction is developed. Then the equal restoring force in opposite direction is developed inside the body. Okay, then the equal restoring force in opposite direction is developed inside the body. ठीक
लिखा? देखिए द रीस्टोरिंग फोर्स, यस सर। लिखे आगे फुल स्टॉप, द रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया, the restoring forces per unit area of the body, the restoring forces per unit area of the body, the restoring forces per unit area of the body is called stress. The restoring forces per unit area of the body is called stress. ठीक है, लिखा? तो स्ट्रेस क्या हो गया? तो स्ट्रेस हो गया बेटा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेस कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना? तो लिखेगा इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इज ml-1 t-2। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर जैसे वेक्टर स्केलर होता है ना, वैसे टेंसर होता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ बदलता जाता है। तो सोचो ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे, तुम यहाँ लगा दो, तुम यहाँ से लगा दो, तो हर तरफ से जैसे जैसे चेंज करोगे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये होता है इस तरह से। इसके में ये ओके सर। हाँ, ये 3 टाइप का होता है। स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। पहला लिखेगा आप, फर्स्ट स्ट्रेस लिखेगा लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। सर एक मिनट सर। हाँ नहीं आप लिखो, मैं बस ऐसे यहीं लिख देता हूँ, फिर आप समझा रहा हूँ उसको। आप लोग पहले लिख लो इतना सारा, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। सर आपने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन। थैंक्स भाई।
सर आप म्यूट हो। अच्छा ओ सॉरी, जैसे मान लीजिए ये आपका है एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ना, जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक टेंसाइल होती है और एक कौन सी होती है, ठीक है, एक टेंसाइल होती है और एक कौन सी होती है, कंप्रेसिव। टेंसाइल होती है जैसे मान लो ये वायर है, अब तुम वायर को अगर तुम खींच रहे हो, ठीक है ना, तुमने वायर के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये वायर क्या है, ये एक तरह से ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा, तो ये जो फोर्स लगा रहे हो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। एक तरह से इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं आप इसको कंप्रेस करते हो, मान लो ऐसे ही दूसरी तरफ से ले लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है और इसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक तरह से दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, टेंसाइल भी हो गया, और ये ऐसे भी हो सकता है भाई, जैसे मान लो अगर एक वायर हैंग कर रहा है, तो अगर एक वायर हैंग कर रहा है तो एक वायर जो हैंग करेगा तो उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी अगर आप फोर्स यहाँ लगाते हो F, ठीक है, आपने F फोर्स लगाया यहाँ पे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस केस में क्या होगा, ये इसकी लेंथ L है, तो यहाँ पर ये भी क्या कहला जाएगा, ये फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कोई रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ होगा बेटा, ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, अपवर्ड सेंस में है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा बेटा, यहाँ पे इस तरफ खींच रहे हैं तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ होगा, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, ऐसे होगा, क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा, है, अपोजिट होता है, जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे यस सर। अपोजिट होगा। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है, एक तरह से जो नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो डिफाइन की जाती है, तो दिस इज सिंपली क्या कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जो भी हमारा नॉर्मल फोर्स है, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें आप जो ले सकते हो, तो लिखो इसमें, लिख लीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, फिर डायग्राम बना लेना, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called longitudinal stress. Longitudinal stress. सर पर यूनिट एरिया is called longitudinal, लिखा है ना ऊपर, longitudinal stress, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब जैसे हमने ये लिया, इसको भी देख लो, ये डायग्राम सारे बना लेना, ठीक है ना। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं एक सर्टेन एंगल से फोर्स लगा रहा हूं, जरा समझना बेटा इस चीज को, ठीक है, इस तरह से ये फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा है और एक कंपोनेंट ये होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है, दो कंपोनेंट है। सर आपका कंपोनेंट से मतलब क्या है इधर, अरे प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट याद है वेक्टर्स में, ओके सर, हाँ, ये f cos थीटा हुआ, ये क्या हुआ, f sin थीटा है ना, हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर थीटा यहाँ से तो ये f cos थीटा हो गया, f sin, अगर थीटा यहाँ होता तो ये f cos थीटा होता, ये f sin थीटा होता। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि देखो अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स से जो चेंजेस आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे, सिर्फ आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो कैसा होगा, यानी वन डायमेंशनल, तो इस तरह से डायमेंशनल होगा। तो जब वन डायमेंशनल चेंजेस आ रहे हैं, देखो यहाँ ये जो है ये आपका टेंजेंशियल है, इससे वन डायमेंशनल नहीं होगा, इससे बॉडी ऐसे शिफ्ट होगी, ऐसे जैसे ऊपर जो डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पे आपका 3D व्यू दिखाई देगा, लेकिन ये जो f cos थीटा है, ये f cos थीटा आपका इस डायरेक्शन में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बेटा, है इसी डायरेक्शन में चेंज दिखाएगा।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया सिग्मा, इसको हम n लिख देते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ कितना है बेटा? बोलो F cos थीटा, ठीक है, अपॉन एरिया। और इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। इसको नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो यूनिट वही न्यूटन पर मीटर। यस सर। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा। सर बस आज के लिए इतना ही रहने दो। पागल हो गया? अभी आधा चैप्टर में पूरा स्ट्रेस पढ़ो, स्ट्रेन पढ़ो, कम से कम हाफ तो निकालें। सर हमें स्ट्रेस आ जाएगा फिर। कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। खाना भी नहीं खाया सर, आप बस इंतजार कर रहा हूँ क्लास खत्म हो तो मैं खाना खाने जाऊँ। कोई नहीं, वेट तो। सर आप एक बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोबारा से बता दो, आपने जो टेंसिल और कंप्रेसिव स्ट्रेस बताया है। टेंसाइल मतलब आप किसी वायर को जब खींचते हो नीचे की तरफ तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हो? उसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, तो उसको ही लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल का टाइप है टेंसाइल, ठीक है ना। आप लॉन्गिट्यूडनल का टाइप है ये टेंसाइल और कंप्रेसिव। आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो नॉर्मली फोर्स लगा के। जैसे कोई, जैसे दो, मान लीजिए एक वायर है, उसको आपको कंप्रेस करना है। अब वो कंप्रेस जो है, अब आप उसको ऐसे, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से लाके कंप्रेस करना है। तो बेटा अगर इस तरह से अगर कंप्रेस करोगे तो ही हो पाएगा ना ये फिर, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये कंप्रेसिव और ये दोनों नॉर्मल ही रहते हैं। इनमें फोर्स जो लगता है वो नॉर्मल ही लगता है, ये ध्यान रखिए। तो लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो नोट कर लिया, आगे कर, नोट करा कि नहीं करा? हो गया बेटा, नोट हो गया? सर 2 मिनट सर। सर जाएं? नहीं जाना नहीं अभी, देखो जाएं। सर प्लीज सर। नहीं सर खाना भी खाना है, दूसरी क्लास भी है। तो खाना तुम खाते रहो, तुम्हें तो सुनना है, बोलना तो मुझे है ना। खाना खाता रहे, सुनता रहो, लिखता भी रहे, समझे? मुझे तो सिर्फ बोलना है, तुम्हें थोड़ी बोलना है। तुम म्यूट करके आराम से खाना चबाते रहो। चलो लिखो आगे, सेकंड लिखो बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था ना, ये वाला पहला वाला डायग्राम, ये क्यूब वाला, ये वाला, तो इसमें जो ये फोर्स लग रहा है ये टेंजेंशियल है बेटा, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है बेटा? टेंजेंशियल। तो यही डायग्राम बना लोगे, ठीक है, मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा, यही डायग्राम आप बना लोगे, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं वो लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। इट इज, इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं और एक और वर्ड भी बोलते हैं इसको, शेयर स्ट्रेस, SHEAR, शेयर स्ट्रेस, ये भी बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। लिखेगा, लिखे, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग per unit area. It is defined as the restoring force acting per unit area tangential to the surface of the body, tangential to the surface of the body. Per unit area tangential to the surface of the body, ठीक है।
तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा टी इज इक्वल टू, या शेयर स्ट्रेस कहते हैं, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन, ठीक है, अपॉन एरिया। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया एफ साइन थीटा, फ्रॉम द डायग्राम देखेंगे तो एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, तो दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे लिखो, नोट करो इसे। सर लिख लिया। आगे लिखो, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर 3 तरह के स्ट्रेस हैं। हाँ, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। देख, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ये ले लो, क्या नाम है, जैसे बलून होता है, बलून को आप जब प्रेशराइज करते हो, ठीक है ना, तो आप फोर्स लगाते हो चारों तरफ से। तो आपने जैसे इस तरह से रखा, ठीक है, अब ये जो है जैसे इस तरह से फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, ये लगाया, तो ये इसका शेप में चेंजेस आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? आपने शेप चेंज कर दिया, मान लो ऐसे चेंज कर दिया इस तरह से, तो अब आप जब हटाओगे अपना ये फोर्स, तो ये वापस आने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं रखेगा, है? तो इसमें भी फोर्स कैसा होता है बेटा, एक तरह से नॉर्मल ही होता है। बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसमें भी फोर्स कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल फोर्स होता है, और लेकिन इसमें वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। पहले वॉल्यूम v था, अब मान लो v डैश हो गया, ठीक है ना, नया वॉल्यूम v डैश हो गया, पहले वॉल्यूम v था। तो इसमें भी हम फोर्स जो यूज करते हैं वो नॉर्मली यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेगा, तो बल्क स्ट्रेस क्या होता है कि व्हेन फोर्सेस इज, लिखो बेटा, लिख लो पहले, when forces is acting along, लिखिए, when forces acting, when force is acting, not forces, force is acting along the surface normal to the area, along the surface normal to the area, okay, along the surface normal to the area, then force acting per unit area, then force acting per unit area is known as, ठीक है ना, इसको the surface normal to the area, normal to the area, देखिए, then force acting per unit area, then force acting per unit area is known as bulk stress और volumetric stress, ठीक है, bulk stress और वॉल्यूमेट्रिक। तो ये जनरली लिक्विड्स में होता है, ये ध्यान रखना। देखो एक चीज ध्यान रखो, जो पहला बताया था ये आपका सॉलिड्स में होता है, लगभग ये सॉलिड्स में होता है जो ये वाला था, ठीक है। दूसरा वाला ये आपका सेमी सॉलिड सरफेसेस में होता है जनरली, ठीक है। थर्ड जो होता है वो फ्लूइड्स में होता है, जैसे फ्लूइड्स का मतलब होता है बेटा लिक्विड्स एंड गैस, ठीक है, ये लिक्विड एंड गैस में लगता है, जो आपका ये वाला बल्क स्ट्रेस हम डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बल्क स्ट्रेस हो गया आपका सिग्मा बी या सिग्मा वी भी बोलते हैं इसको, दिस इज फोर्स नॉर्मल अपॉन एरिया, ठीक। ये जनरली ये जनरली लिक्विड्स में होता है, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है। सर एक सर मुझे दोबारा से बता दीजिए सर वॉल्यूमेट्रिक और बल्क वाला फोर्स आप दोबारा से बता दीजिए। उनको कंप्रेस करें चारों तरफ से, तो कैसे फोर्स कैसे लगाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लगाते हैं कि नॉर्मली लगाते हैं? सर नॉर्मल। खत्म। तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया,
तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस करोगे तो वो क्या होता है, बलून को आप वापस छोड़ दीजिए, भरा हुआ है, मान लीजिए पूरी एयर भरी हुई है, उसको कंप्रेस कर रहे हो, छोड़ दो तो वापस आ जाता है ना अपनी जगह पे, आता नहीं आता है? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है, ये एक तरह से स्ट्रेन ये दिखाता है कि कितना चेंज हुआ है किसी कॉन्फ़िगरेशन में उसके ओरिजिनल के टर्म्स में। यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए कि अगर मैंने ये वायर है, ठीक है, अब तुमने इस वायर में, इसका वायर का लेंथ पहले L था, ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया, ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस ये जो स्ट्रिंग हुई है दिस एक्सपैंड, ठीक है, और एक्सपैंड होकर के मान लो यहां तक आ गई, इतना लेंथ चेंज हो गया, मान लीजिए L चेंज हो गया, स्मॉल l, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आए, ये वायर L लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, जबकि था कितना L था, तो ओरिजिनल में कितना है और चेंज कितना हुआ, तो उसका जो रेशियो होता है वो स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो लिखिएगा, जल्दी से लिख लीजिए इसको, तो ये छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास मतलब एक दो, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप लोगों का होमवर्क रहेगा इसमें कि एक मिनट एनसीईआरटी खोलो जल्दी से सभी लोग, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 खोलो, पेज 244 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज आप इस चैप्टर को रीड जरूर करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो मुझे रीड कराना पड़ेगा मजबूरी में। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, ये एप्लीकेशन ऑफ जो इलास्टिसिटी है, ये आपका एक तरह से इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उसी जब रीडिंग करोगे ना तो उसके अंदर छिपे हुए हैं, वहां से आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे 4-5 क्वेश्चन, तो देखिएगा कितने आपको निकल के आते हैं। ये है पेज नंबर 244 में है, या 24 न्यू बुक में शायद 244 में है जहां तक, तो ये देख लेना एक बार, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी 5 क्वेश्चन है, पढ़िएगा जरूर, उसको रीड जरूर करिएगा, ठीक है। आ जाइए वापस स्ट्रेन में, लिखे जस्ट राइट डाउन, स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कैसा बेटा, लेंथ है, वॉल्यूम है, शेप है, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, to the original configuration of the body is called it's called strain, it's called strain, ठीक है, लिखिए इसमें sir, the ratio of change in configuration and to the original configuration, to the original configuration is called strain, 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 ठीक है, इसको सिग्मा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी को बीच में से काट दो, सी लिखो उसको बीच में से काट दो, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन होता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बल है, चेंज इन, ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल, ओके सर। ये रेशियो है इसलिए इसका यूनिट लेस होता है, ये नो यूनिट नो डायमेंशन फॉर्मूला, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। थ्री टाइप्स का होता है, पहला लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ये डायग्राम आपका जो बना हुआ ना इसी को बना लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है कि जब लेंथ वाइज जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, है क्या होता है, जो लेंथ वाइज चेंज आता है उसमें, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लिखेगा लॉन्गिट्यूड फॉर्मूला लिखा देते हैं उसमें, ठीक है,
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक तरह से, इसको n ले लो या कुछ भी ले लो, लिख लो, इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी L अपॉन L, ठीक है। डायमेंशन है नहीं, यूनिट है नहीं, है ना, ये रहता है। या कहीं कहीं पर इसको हम लोग डेल्टा L भी लिख लेते हैं, कि डेल्टा L अपॉन L भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। ठीक है, नोट करो जल्दी से, 2 रह गए बस, 2 बताओ, ठीक है। हो गया सर, 2 और हैं बस, लिखो। नोट हो गया। नोट हो गया, सबका हो गया नोट? सबका भी तो होना चाहिए ना। सर हो गया। हाँ ठीक है, लिखो आगे। सेकंड लिखो, सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन होता है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे ये था और फिर ये आया। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम मान लो ये VI था, फाइनल ये हो गया, तो चेंज कितना आया? VF माइनस VI, है ना। तो ये क्या होता है? तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? ये होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो दिस इज डेल्टा V अपॉन V माइनस में, क्योंकि डिक्रीज होगा ना वॉल्यूम, क्यों भाई, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? सर हो गया। अच्छा, अगला कौन सा है सर? अगला लिखो शेयरिंग स्ट्रेन। सर कौन सा? शेयरिंग। सर ये सर ये माइनस कैसा डेल्टा V है। हैं? सर ये माइनस डेल्टा V है वॉल्यूम स्ट्रेन के अंदर। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, ठीक है। अगला होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होता है, अच्छा एक चीज यहाँ पे एक वर्ड जरूर याद रखना है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखो हर चीज को खींचना है उतना ही जब तक इलास्टिक लिमिट रहे, इतना मत खींचो कि टूट जाए। जैसे रबर को हम खींचते रहते टूट जाती है ना, तो तब तक खींचना है, जैसे है ना। तो जैसे आप सपोज किसी को आप कोई चीज आप तोड़ रहे हो तो आपको लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, मतलब समझ गए ना, वहां पे आके छोड़ देना कि जहाँ पे इसको खत्म, अब नहीं करेंगे, अब नहीं, ठीक हो गया, बस बहुत है, ठीक है। तो शेयरिंग, तो यहाँ पे विद इन द इलास्टिक लिमिट वर्ड यूज करना है बार बार आपको, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेन जो होता है ये टेंजेंशियल के साथ होता है, जो टेंजेंशियल वाला जो डायग्राम बनाया था ना, क्यूब वाला बनाया था, याद करो, है ना, वहां पे। तो ये तब प्रोड्यूस होती है जब शेप में चेंजेस आते हैं, किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए, मतलब जैसे अभी मैंने बुक का शेप चेंज हो गया, आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो उससे क्या हुआ कि उसका पूरा का पूरा जो है शेप ही चेंज हो गया, ठीक है। तो उस तरह का जो चेंजेस आते हैं, तो ये हमारा, तो इसमें मैं डायग्राम थोड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे ये है, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि यहाँ पर तुमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया मान लीजिए, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये चेंज किया इसने ऐसे,
ये ऐसे शिफ्ट हुआ, ये ऐसे शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये जो चेंज हुआ है ये सेम होगा ना, भाई ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों बेटा है। अब अगर ये x मान लो शिफ्ट कर गया तो ये भी x शिफ्ट करेगा, ये इसका मान लो L था, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस होगा स्ट्रेन, सॉरी, जो आपका जो x है, फेस इसको बोलते हैं, ये जो चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, x मतलब अपॉन फेस लेंथ। तो फेस लेंथ क्या है बेटा, L। इसको हम लोग tan phi भी लिख सकते हैं बेटा, tan phi भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग phi भी यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन s इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू x अपॉन L, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये होती है शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब कितना ऊपर जो इसका ये लेंथ है, ठीक है ना, आपने जितना डिस्प्लेस किया है, एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं ना कि जब ये आपने फेस जो है, जो फेस होता है सामने का, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है। तो अगर वो टर्न तुम्हारा x है और फेस लेंथ तुम्हारी L है, तो x अपॉन L जो कहलाएगा वो तुम्हारा क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। चलिए लिखिए, लास्ट टॉपिक है, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बाकी चैप्टर छोटा है, ज्यादा जल्द नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। ट्यूसडे आपकी क्लास है ना, ट्यूसडे खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है हार्दिक, नोट कर लो बेटा।